फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भाषा क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में, अर्थात राजस्थान के भूगोल के बारे में, जिसमें हमने राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ लिया और राजस्थान का जो जो भौतिक प्रदेश थे राजस्थान के उसके बारे में पढ़ लिया हमने। आज हम हमारा जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का जो जलवायु है, राजस्थान की जलवायु उसके बारे में, कि राजस्थान की जलवायु वो किस प्रकार से है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं राजस्थान की जलवायु से। राजस्थान की जलवायु, कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की होती है उसको जो हम इसे पढ़ेंगे जलवायु के बारे में, कि राजस्थान की जलवायु किसे कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें कि राजस्थान की जो जलवायु है उसको निर्धारित या प्रभावित करने वाले कारक, निर्धारित या प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा पढ़ेंगे हम कि जलवायु है जिसके आधार पर जो हमारा राजस्थान है इसमें जो ऋतु पाई जाती है उनके बारे में, ऋतु किस प्रकार की पाई जाती है, ऋतुओं के बारे में हम बात करेंगे। और जो हमारा चौथा टॉपिक हो गया, इसका जो चौथा पार्ट होगा जलवायु का, उसमें पढ़ेंगे जलवायु का जो वर्गीकरण है, जलवायु वर्गीकरण के बारे में, जलवायु का वर्गीकरण वो किस प्रकार से है। और पांचवा हम पढ़ेंगे इसमें कि जलवायु है राजस्थान की उसकी क्या विशेषता है, या विशेषताओं के बारे में, विशेषताओं के बारे में हम हमारा जो टॉपिक चल रहा है जलवायु, इसमें अध्ययन करेंगे राजस्थान की जो जलवायु है इसकी क्या क्या विशेषता है। वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे एक तो कोपेनहेगन का वर्गीकरण, दूसरा पढ़ेंगे हम इसमें ही जो हमारा जो ट्रिवार्थ है इसका वर्गीकरण, ट्रिवार्थ, और तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें थॉर्नवेट का वर्गीकरण। जो कोपेनहेगन का वर्गीकरण है यह सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोपेनहेगन का जो वर्गीकरण अधिकतर बार पूछा जाता है। और उसके बाद ट्रिवार्थ का वर्गीकरण और थॉर्नवेट का वर्गीकरण, इसके बारे में हम हमारे जो आगामी कक्षाएं होंगी उनके बारे में उनमें अध्ययन करेंगे कि कोपेन ने किस प्रकार राजस्थान की जलवायु को किस चीज को आधार मानकर, वनस्पति को आधार मानकर, वर्षा को आधार मानकर जलवायु को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु किस प्रकार से राजस्थान की जलवायु किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम इसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं या कहेंगे निर्धारित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की जो जलवायु है उसको कौन कौन से कारक हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें राजस्थान की जलवायु है उसके आधार पर ऋतु कितने प्रकार के होते हैं, ग्रीष्म, सर्द और वर्षा ऋतु। और चौथा पढ़ेंगे हम इसमें कि जो जलवायु है उसको वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, पांच इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं जलवायु के बारे में, जलवायु क्या है, जलवायु किसे कहते हैं। तो जलवायु किसे कहते हैं कि जलवायु और एक शब्द होता है मौसम, मौसम या मानसून, कि मौसम या मानसून और जलवायु में क्या क्या अंतर होता है। तो हम जलवायु के बारे में देखेंगे जलवायु किसे कहते हैं। तो किसी भी स्थान विशेष की, किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन वायु की या कहेंगे पवन की दिशा या गति या दिशा या अवस्था, जो किसी भी स्थान विशेष, किसी भी जगह की जो दीर्घकालीन लंबे समय तक जो वायु की गति होती है, वायु की जो अवस्था होती है या दशा या दिशा, जो कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको, उसको कहा जाता है जलवायु कहा जाता है। किस प्रकार से कि दीर्घकालीन अर्थात लंबे समय तक, किस प्रकार से कि कोई स्थान है जहां पर लंबे समय तक ग्रीष्म ऋतु है अर्थात गर्म हवाएं चाले, तो वायु की दिशा है, वायु की गति है वो उष्ण है, गर्म है, तो वहां की जो जलवायु होगी वो होगी उष्ण जलवायु। कोई स्थान है जहां पर अधिक समय से लगातार तक वहां पर ग्रीष्म ऋतु है तो वहां की जो वायु की जलवायु होगी वो उष्ण होगी। इसी प्रकार देखिए कोई स्थान है, कोई स्थान विशेष जहां पर लंबे समय तक
शीत ऋतु है, अर्थात वहां पर वायु है वो सर्द है या ठंडी वायु है, तो वहां पर जो जलवायु होगी वो होगी शीत जलवायु। ओके, इसके बाद देखिए हम मानसून या मौसम किसे कहते हैं। मानसून या मौसम किसे कहते हैं, तो ये इसका विपरीत है, जलवायु के विपरीत, अर्थात किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन वायु की दिशा या गति या अवस्था, कि किसी भी स्थान विशेष की जो अल्पकालीन है, कम समय के लिए जो वायु की गति होती है या वायु की दशा या अवस्था या दिशा होती है, उसको कहा जाता है मौसम या मानसून। किस प्रकार से देखें कि जैसे सपोज दैट ये ग्रीष्म ऋतु है हमारी, और समुद्र से ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं आती हैं या समुद्र तल से या समुद्र से समुद्र की तरफ होगा उच्च वायुदाब, तो ग्रीष्म ऋतु में हमारी तरफ होता है निम्न वायुदाब। या कहीं ग्रीष्म ऋतु में तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, और समुद्र की तरफ होता है जो टेम्परेचर होता है वो निम्न होता है। इसलिए जो वायु है अर्थात अल्पकालीन के लिए समुद्र से, और ग्रीष्म ऋतु में जो वायु आती है अर्थात उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, या कहें कि निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर वायु गति करती है, जिससे कि वर्षा होती है। तो यही है मौसम या मानसून के बारे में, कि यह अल्पकालीन या अल्प समय के लिए होता है। दूसरी या तीसरी बात देखिए इसमें, पहला तो हो गया हमारा कि जलवायु किसे कहते हैं, तो जो दीर्घकालीन जो अवस्था होती है, वायु की दिशा या गति होती है, उसे कहते हैं जलवायु। और जो अल्पकालीन के लिए अंतर है ये, कि ऐसे आ जाए एग्जाम में कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है, तो जलवायु होती है वो दीर्घकालीन के लिए होती है, और जो मौसम में मानसून होता है वो अल्पकालीन गति या वायु की गति होती है। ये होगा जलवायु और मौसम के बारे में। तीसरी इसमें बात है कि मौसम शब्द ये मानसून शब्द है, यह अरबी भाषा की मौसम शब्द से बना है। मौसम शब्द से, अरबी भाषा के मौसम शब्द से मौसम या मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वायु की दशा या दिशा। जो मौसम या मानसून शब्द है ये किससे बना है, मौसम शब्द से, जो कि अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वायु की दिशा या दशा, कि जो वायु की दिशा होगी या दशा होगी उसी प्रकार से वहां का जो मानसून है, मानसून या मौसम, वहां का मानसून या मौसम उस प्रकार का होगा। तो यह हो गया जो डिफरेंट था जलवायु और मौसम में। तो अब इसके बाद देखते हैं हम कि विश्व के संदर्भ में और जो हमारा इंडिया है इसके संदर्भ में जलवायु का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है। तो विश्व के संदर्भ में देखें कि विश्व की जलवायु की व्याख्या, विश्व की जलवायु की व्याख्या जिसने की सर्वप्रथम वो एक अरबी यात्री जिसका नाम था हिप्पोटस नामक एक अरबी यात्री था, जिसने विश्व के संदर्भ में सर्वप्रथम जलवायु की व्याख्या की थी। उसी प्रकार भारत के संदर्भ में देखें कि भारत की जलवायु की व्याख्या, तो भारत की जलवायु की व्याख्या भी एक अरबी यात्री थे उन्होंने की थी। अरबी यात्री थे जिनका नाम था अल मसूदी ने भारत के संदर्भ में सर्वप्रथम सबसे पहले जलवायु की व्याख्या की थी। इतिहास में देखिए अल मसूदी का इतिहास में क्या योगदान है, या इतिहास से अल मसूदी के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो ये है कि अल मसूदी था वो गुर्जर प्रतिहार वंश के टाइम में यह इंडिया में आया था, या भारत में अल मसूदी ने एंट्री की थी गुर्जर प्रतिहार वंश के काल में। और इस वक्त अर्थात जिस वक्त अल मसूदी ने भारत में प्रवेश किया उस वक्त जो शासन था वो था महिपाल प्रथम का शासन। महिपाल प्रथम के काल में, या कहे कि गुर्जर प्रतिहार वंश के काल में अल मसूदी
भारत में आया और भारत की जलवायु की व्याख्या भी अल-मसूदी ने की थी, जो कि एक अरबी यात्री थे। ये इंपॉर्टेंट है, विश्व और भारत के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि जलवायु की व्याख्या किसने की। और यहाँ पर जो अल-मसूदी है, यहाँ पर से क्वेश्चन उठ सकता है कि जो अल-मसूदी है किसके काल में जो इंडिया में आया, तो वो एक तो या तो ऑप्शन मिलेगा आपको गुर्जर प्रतिहार के काल में, या आपको मिलेगा महिपाल प्रथम के काल में। महिपाल प्रथम के काल में अल-मसूदी वो इंडिया में आया था, नहीं तो गुर्जर प्रतिहार वंश के काल में जो अल-मसूदी था वो इंडिया में आया था। तो ये हो गई नॉर्मल जानकारी जलवायु के बारे में कि जलवायु किस प्रकार से है, किस प्रकार से नहीं है। और जलवायु की व्याख्या सर्वप्रथम जो विश्व के संदर्भ में किसने की, वो अरबी यात्री थे हिप्पोक्रेटस, और भारत के संदर्भ में अल-मसूदी ने की इसके बारे में। अब देखते हैं इसके बाद में हमें जो हमारा दूसरा टॉपिक है जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में है। एक और बात ध्यान रखने की है कि 30 वर्षों की औसत मौसम के आधार पर जलवायु की व्याख्या की जाती है कि 30 वर्षों में वहां का मौसम किस प्रकार है, या कहें कि वहां की जो वायु की दिशा है, वायु की दशा है, वो किस प्रकार से है। तो उसकी जो औसत प्राप्त किया जाता है उसके आधार पर ही जलवायु की व्याख्या की जाती है। हम जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जलवायु प्रभावित करने वाले कारक। राजस्थान की जलवायु को निर्धारित या प्रभावित करने वाले कारक। राजस्थान की जो जलवायु उसका निर्धारण, इसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से कारक हैं जो राजस्थान की जलवायु को, या कहेगी जो मुख्य रूप से कौन से कारक हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला है वो है अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार, जो अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का, वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित निर्धारित करता है। किस प्रकार से देखते हैं हम। ये हमारा ग्लोब है, पृथ्वी होगी। हमने पहले वाली क्लासों में पढ़ा था कि जो भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, यह ग्लोब को, पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। दो भागों में इसको विभाजित करती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ 30 डिग्री और दक्षिणी तरफ भी 30 डिग्री, अर्थात 0 डिग्री से उत्तर की तरफ 30 डिग्री और 0 डिग्री से नीचे की तरफ 30 डिग्री जो जलवायु होती है वो होती है उष्ण जलवायु। 30 डिग्री से उत्तर की तरफ 60 डिग्री, या कहीं दक्षिण की तरफ 60 डिग्री। तो यहाँ पर जलवायु होती है 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य, वो होती है उपोष्ण जलवायु। 60 डिग्री से ऊपर की तरफ और दक्षिण की तरफ 60 डिग्री से दक्षिण उत्तर तरफ, अर्थात कहें कि 80 डिग्री के समथिंग जो जलवायु होती है वो होती है शीतोष्ण जलवायु। और जो हमारा उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर जो जलवायु होती है वो होती है शीत जलवायु। तो ये है राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार, उस प्रकार से कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार वो किस प्रकार से है। तो हमने पढ़ा था राजस्थान का जो दक्षिणी बिंदु है वो 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है। तो जो राजस्थान की जलवायु है, तो यहाँ पर राजस्थान है हमारा, तो राजस्थान की जो जलवायु होगी वो होगी उष्ण और शीतोष्ण, अर्थात उपोष्ण के मध्य है। उपोष्ण जलवायु होती है राजस्थान की। तो राजस्थान है उनकी जो जलवायु होगी वो कौन सी होगी, उपोष्ण जलवायु, या कहेंगे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। इस प्रकार हमारा जो पहला जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है अक्षांशीय विस्तार।
या कहें कि अक्षांश स्थिति के आधार पर जो राजस्थान की जलवायु है वो है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो ये हो गया हमारा पहला जो प्रभावित करने वाला कारक था वो। दूसरा है कि हम इसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो दूसरा है हमारा अरावली पर्वतीय श्रृंखला या अरावली की दिक् स्थिति। या कहीं कहीं पर आपको अरावली की स्थिति भी मिल सकती है कि राजस्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में अरावली की स्थिति प्रमुख है। तो देखें हम कि अरावली की दिक् स्थिति किस प्रकार से करती है। तो हमारे राजस्थान है, हमारा राजस्थान है, ये हमारा जो अरावली पर्वतीय श्रृंखला है अरावली। तो जो अरब सागरीय जो मानसून आता है, हिंद महासागर जो मानसून है, इसमें तो इसकी जो शाखा है वो दो होती है, तो अरब सागर की शाखा और एक होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो जो अरब सागर की शाखा है वो अरावली पर्वत के समांतर गुजर जाती है, अर्थात जो दक्षिणी पश्चिमी मरुस्थल है इसमें यह कम वर्षा करती है। दूसरा देखिए हमने पढ़ा था कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इससे पश्चिम की तरफ 50 सेमी से कम वर्षा होती है और इसके पूर्व की ओर 50 सेमी से अधिक वर्षा होती है। और जो राजस्थान की जलवायु यहाँ पर तो होती है शुष्क। राजस्थान की जलवायु को हमने दो भागों में पढ़ा था, एक तो होती है शुष्क और दूसरी तरफ होती है अर्ध शुष्क जलवायु। जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी जो जलवायु होती है वो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु होती है। और जो अरावली पर्वतीय श्रृंखला है यहाँ से सीधा जो अरब सागरीय मानसून की शाखा है वो निकल जाती है और जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ पर कम वर्षा करती है, अर्थात अरावली के पश्चिम की ओर तो 50 सेमी से कम वर्षा होती है और अरावली से पूर्व की ओर 50 सेमी से अधिक वर्षा होती है। तो इस प्रकार अरावली की जो दिक् स्थिति है या अरावली की जो स्थिति है वो राजस्थान की जलवायु को भी प्रभावित करती है। यह हो गया हमारा दूसरा कारक कि राजस्थान की जलवायु को लेकर जो हमारा अरावली पर्वतीय श्रृंखला है उसको किस प्रकार योगदान करती है, उसको किस प्रकार प्रभावित करती है। तीसरा देखिए हम इसको प्रभावित करने वाले कारकों में तीसरा कौन है, वह हमारा थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल हमने पहले बार जो हमारी पहली क्लास थी तो इसमें हमने भौतिक प्रदेश था थार का मरुस्थल है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में हमने पढ़ा था कि थार का मरुस्थल है वो भारत में मानसून को आकर्षित करता है, भारत में मानसून को आकर्षित करता है। ऐसे कहें कि यह ऋतु चक्र को प्रभावित करता है। ये हमने पहले वाली क्लास में पढ़ लिया कि भारत में जो मानसून को आकर्षित करता है वो कौन है, थार का मरुस्थल। या वैसे कहेंगे ऋतु चक्र को भी थार का मरुस्थल प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि थार के मरुस्थल है यहाँ पर निम्न वायुदाब होता है और जो हमारे सागर है वहां पर उच्च वायुदाब होता है। तो जो वायु है अगर वायु की दिशा है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है जिससे भारत में मानसून को आकर्षित होते हैं, मानसून प्रभावित होता है भारत में। और जो थार का मरुस्थल वो ऋतु चक्र को भी प्रभावित करता है। इसलिए जो हमारा तीसरा कारक है जलवायु को निर्धारण करने में वो है थार का मरुस्थल। चौथा हम जो देखें कि थार के मरुस्थल के बाद जो राजस्थान की जलवायु है इसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो जो चौथा कारक है वो है महाद्वीपीयता। महाद्वीपीयता का जो शाब्दिक अर्थ है वो है समुद्र से दूरी। अर्थात समुद्र से दूरी है तो यह जो मानसून है इसको प्रभावित करेगा कि किस प्रकार से समुद्र से दूर होगा वहां किस प्रकार से वो वर्षा होगी। जो हमारा पांचवा है वो यह है समुद्र से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई है वह भी किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करती है या जो प्रभावित करती है। किस प्रकार से करती है कि समुद्र तल से ऊंचाई है तो राजस्थान में जो सबसे गर्म प्रदेश है, राजस्थान का जो सबसे गर्म स्थान है वह है फलोदी और जो सबसे ठंडा स्थान है वह है माउंट आबू जो कि सिरोही में है। यह किस प्रकार से बात करता है कि जो फलोदी है वह बहुत ही नजदीक पड़ता है समुद्र तल से और जो माउंट आबू है वह
जो ऊंचाई के ऊपर पड़ता है समुद्र तल से, इसलिए जो माउंट आबू है वहां पर जो जलवायु होती है वो ठंडी या शीत जलवायु होती है, और फलौदी में जो जलवायु होती है वो उष्ण या गर्म जलवायु होती है। इस प्रकार जो हमारा पांचों प्रभावित करने वाला कारक है वो है समुद्र तल से ऊंचाई। किस प्रकार से समुद्र तल से ऊंचाई वो कि किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, वो ये है कि सबसे जो गर्म स्थान है वो तो फलौदी है, सबसे ठंडा स्थान है वो माउंट आबू है। इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि माउंट आबू की जो जलवायु है शीत जलवायु, शीत जो जलवायु है माउंट आबू की शीत जलवायु, इसको प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। तो यहाँ पे ऐसे आ जाए कि माउंट आबू की जो जलवायु शीत है वो किस कारण से है, तो वो ये है कि यहाँ की जो समुद्र तल की ऊंचाई वो अधिक है, समुद्र तल से जो माउंट आबू शुरू है उसकी ऊंचाई अधिक है, इसलिए माउंट आबू की जो जलवायु वो शीत जलवायु है। तो ये हमारे 5 जो मुख्य कारक थे प्रभावित करने वाले वो हो गए। एक अक्षांश विस्तार, अरावली की दीर्घ स्थिति, थार का मरुस्थल और महाद्वीपीय और समुद्र तल से ऊंचाई। जो अरावली की दीर्घ स्थिति है यह सबसे अधिक प्रभावित करती है राजस्थान की जलवायु को, सबसे अधिक जो प्रभावित करती है वह राजस्थान की जलवायु सबसे अधिक प्रभावित करती है। और अरावली की दीर्घ स्थिति है वो किस प्रकार से, जो हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। जो छठा कारक है हम पढ़ेंगे अब की जो अरावली की, हमने पढ़ेंगे भी अरावली की जो दीर्घ स्थिति है वह राजस्थान की जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करता है। वो किस प्रकार के क्वेश्चन के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि जो जलवायु उसको सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक, राजस्थान की जो जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट महाद्वीपीय, ऑप्शन सेकंड पछुआ पवनी, ऑप्शन थर्ड समुद्र से दूरी, समुद्र तल से, ऑप्शन थर्ड में हम रखते हैं अरावली की दीर्घ स्थिति। अरावली की दीर्घ स्थिति, और ऑप्शन फोर्थ है हमारा अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि जो राजस्थान की जलवायु है, राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं। तो राजस्थान की जलवायु को हमने पढ़ा कि महाद्वीपीय या समुद्र तल से जो दूरी है वो भी प्रभावित करती है। पछुआ पवनें क्या होती है कि पछुआ पवनें यह भी राजस्थान की जो जलवायु को प्रभावित करती है। ये हमारा जो हमने पार्ट टॉपिक पढ़ी उसमें छठा टॉपिक था वो हमारा पछुआ पवनें था, तो उसको यहाँ पर नोट करके लिखना कि जो छठा कारक वो पछुआ पवनें है। वो किस प्रकार से है कि पछुआ पवनें होती है वो गर्म पश्चिमी दिशा है, जो पश्चिम से आने वाली गर्म हवाएं होती है। जो पछुआ पवनें होती है वो पश्चिम से आने वाली गर्म हवाएं होती है, जिसके कारण से भी राजस्थान की जलवायु प्रभावित होती है। तीसरा है हमारा अरावली की दीर्घ स्थिति। हमने पढ़ लिया कि अरावली है उसकी दीर्घ स्थिति किस प्रकार से राजस्थान को प्रभावित करती है। और जो चौथी है वो है अरावली की वृष्टि छाया क्षेत्र। तो वृष्टि छाया क्षेत्र ये किस प्रकार से होता है। जो अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र है वह है थार का मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं मतलब 3-4 टॉपिक को समझा दूंगा ये इस क्वेश्चन के अंदर ही कि किस प्रकार से, थोड़ा गौर से देखना कि जो पछुआ पवनें होती है यह भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। और जो पछुआ पवनें होती है वो क्या होती है कि पश्चिम से आने वाली गर्म जो वायु होती है या गर्म जो हवाएं होती है वो पछुआ पवनें होती है। दीर्घ स्थिति के बारे में हमने पढ़ लिया। और जो अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र है वो क्या है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। वो किस प्रकार से है वो देखते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है वो किस प्रकार से है। तो जो अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। वो किस प्रकार से देखना। यह हमारी होगी अरावली पर्वतीय श्रृंखला। यह राजस्थान का नॉर्मल वो है मानचित्र।
ये हमारे अरावली हो गई। तो अरावली का जो वृष्टि छाया प्रदेश हमने पढ़ा कि अरावली का जो वृष्टि छाया प्रदेश है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या कहेगी थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल जो अरावली इसका वृष्टि छाया प्रदेश है। तो दूसरा देखें कि जो हिंद महासागर से दो शाखाएं आती है, एक तो आती है अरब सागरी शाखा, मानसून की अरब शाखा, अरब सागरी शाखा, और दूसरी आती है इस साइड से, पूर्व की साइड से बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। जो अरब सागरी शाखा है वह तो जो हमारा ये अरावली इसके समांतर गुजर जाती है, अरावली से जो अरब सागरी शाखा आती है ये अरावली के समांतर गुजर जाती है। और दूसरा हम देखें कि जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाली खाड़ी को यह प्रभावित करती है, अर्थात बंगाली खाड़ी से आने वाली जो मानसून की जो अरावली पर्वतीय श्रृंखला ये समांतर गुजर जाती है, और जो बंगाली खाड़ी जो शाखा आती है यह अरावली के समांतर नहीं गुजरती, सीधी जाती है। अर्थात यह जो थार का मरुस्थल है ये अरब शाखा के लिए तो अरावली का वृष्टि क्षेत्र नहीं है, लेकिन बंगाली खाड़ी के लिए अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र। ये भी नोट करके लिख लेना कि जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र है, किसके लिए? बंगाल की खाड़ी शाखा के लिए, बंगाल की खाड़ी शाखा के लिए, ना कि अरब सागर शाखा इसके लिए है। और जो ये जैसे किसी कोई चीज है, हमारी यह चीज है, जैसे ये डस्टर है हमारा, इसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो छाया पीछे बनेगी, उसी प्रकार ये जो शाखा है ये अरावली है और इसके पीछे है थार का मरुस्थल। तो इसलिए ये यहाँ से जो शाखा है इसके लिए जो वृष्टि छाया प्रदेश है थार का मरुस्थल ये है अरावली पर्वत के लिए वृष्टि छाया क्षेत्र है। वृष्टि छाया क्षेत्र होता क्या है, किसे कहते हैं वो देखते हैं हम कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है। यहाँ पर ये नोट कर लेना कि पश्चिमी उत्तरी प्रदेश अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र है, लेकिन किसके लिए? वो है बंगाली खाड़ी शाखा के लिए, ना कि अरब जो मानसून है, अरब सागर के जो मानसून उसके लिए ये वृष्टि छाया प्रदेश नहीं है। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं कि कोई भी हमारा पर्वत है तो पर्वत की दिशा में जो पवनें होती है वो कहलाती है पवन मुखी पवनें। यह भी नोट करके ले लें, पवन मुखी और पवन विमुखी पवनें क्या होती है कि कोई पर्वत है उसकी दिशा में जो पवनें होती है वो होती है पवन मुखी पवनें, और इसके जो विपरीत या इसके पीछे की साइड जो पवनें होती है वो होती है पवन विमुखी पवनें। ये पवन विमुखी उन्हें कहते हैं। तो वह क्षेत्र जहां वह पवन मुखी क्षेत्र जहां पर बादल तो होते हैं, लेकिन वर्षा वहां पर नहीं होती है, तो वह जो क्षेत्र है वो कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। कि पहाड़ है इसके समांतर इसकी दिशा में जो पवनें आती है वो पवन मुखी पवनें कहलाती है, और इसके जो विपरीत दिशा या पीछे की साइड जो पवनें आती है पवन विमुखी कहलाती है। और वह पवन मुखी क्षेत्र जहां पर बादल तो होते हैं लेकिन वहां पर वर्षा नहीं होती है तो वह कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। तो ये हो गया हमारा कि जो जलवायु प्रभावित करने वाले कारक थे। इसमें हमने महाद्वीपता के बारे में पढ़ लिया, पश्चिम पवनें क्या होती है, पश्चिम से आने वाली पवनें, दिक् स्थिति के बारे में हमने पढ़ लिया पहले, और कि दिक् स्थिति क्या होती है कि यह 50 सेंटीमीटर कम पश्चिमी तरफ और 50 सेंटीमीटर से अधिक पूर्व की तरफ वर्षा होती है। और अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है। अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश होता है, और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी किसके लिए होता है? बंगाली खाड़ी शाखा के लिए ही। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसका जो वृष्टि छाया क्षेत्र है वो थार का मरुस्थल होता है, ना कि अरब शाखा के लिए। क्वेश्चन आ जाए कि वृष्टि छाया क्षेत्र होता है वो थार के मरुस्थल अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र किसके लिए होता है? वो होता है बंगाल की खाड़ी शाखा के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। कि हमारा क्वेश्चन था कि राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है। तो हमने भी पढ़ लिया कि महाद्वीपता भी करती है प्रभावित, जो पश्चिम पवनें है वो भी करते हैं प्रभावित, जो अरावली की स्थिति यह भी प्रभावित करती है, और अरावली की वृष्टि छाया क्षेत्र है यह भी प्रभावित करता है। अर्थात हमारे जो चारों के चारों ऑप्शन वो सारे सही करेक्ट है, लेकिन सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है ये देखते हैं। जो महाद्वीपता है अर्थात समुद्र से दूरी है, अर्थात ये जो महाद्वीप का ये राजस्थान की जलवायु के साथ साथ इंडिया की भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। और दूसरा देखिए पश्चिम पवनें यह राजस्थान की जलवायु के साथ साथ भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। चौथा हम देखिए अरावली का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है जो
अरब सागर के लिए तो लागू नहीं होता, लेकिन बंगाली खाड़ी के लिए लागू होता है। अर्थात हमारे ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि राजस्थान के साथ साथ इंडिया की को करता है। पश्चिम बंगाल भी गलत है क्योंकि ये राजस्थान के साथ साथ भारतीय को करती है। और अरावली की जो दिक्कत स्थिति है वो सॉरी अरावली का जो बर्फी छाया प्रदेश है या बर्फी छाया क्षेत्र है, यह राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है, लेकिन ओनली फॉर बंगाली खाड़ी उसके लिए करता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो अरावली की दिक्कत स्थिति है, अर्थात अरावली की स्थिति है जो कि राजस्थान में है। सर्वाधिक विस्तार अरावली का जो है वो राजस्थान में ही है। इसलिए जो सर्वाधिक जो राजस्थान की जलवायु को जो निर्धारित करती है या सर्वाधिक जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है अरावली की दिक्कत स्थिति। तो यह क्वेश्चन है जिसमें मैंने एक तो ये बता दे पक्षोपमी क्या होती है और यह भी जो राजस्थान की जलवायु उसको प्रभावित करती है। दूसरा मैं बता दें कि अरावली की वृष्टि छाया क्षेत्र है, यह भी राजस्थान के मानसून को प्रभावित करता है। और वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है कि वह क्षेत्र या वह पवन विमुखी क्षेत्र जहाँ बादल तो होते हैं लेकिन वहां पर वर्षा नहीं होती। और अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश होता है। और यह सिर्फ बंगाली खाड़ी शाखा के लिए है, ना कि जो अरब सागरीय शाखा है उसके लिए। तो एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो नोट कर लेना इन सारे क्वेश्चनों को या इसमें जो मैंने पढ़ा है उनको। अब जो हमारा पांचवा जो प्रभावित करने वाला कारक है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा छठा है, छठा तो हो गया हमारा पक्षोपमनी, हमने पढ़ लिया पक्षोपमनी। सातवां है हमारा महासागरीय धारा। महासागरीय धारा किस प्रकार से कि जो जो अल-नीनो धारा आती है, अल-नीनो धारा आती है जब समुद्र में, तो यह अकाल के लिए अर्थात अकाल के लिए जो जिम्मेदार होती है वो अल-नीनो धारा होती है। और ला-नीनो धारा होती है अतिवृष्टि के लिए प्रभावित, अतिवृष्टि के का कारण ला-नीनो धारा होती है वो होती है। तो जो महासागरीय धाराएं दो होती है इनके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। जो अल-नीनो धारा है ये इसका जो दूसरा नाम है वो है ईसा, अर्थात ईसा मसीह है उसके जन्मदिन अर्थात 25 दिसंबर की समथिंग यह जो अल-नीनो धारा है यह आती है। इसको वो क्राइस्ट भी कहते हैं। और ला-नीनो धारा है ये अतिवृष्टि के लिए जो मुख्य धारा है वो ला-नीनो धारा है। तो जो महासागरीय धारा है वो भी जो राजस्थान की जलवायु उसको प्रभावित करती है। आठवां जो हमारा है, आठवां प्रभावित करने वाला कारक है वो है तापमान। नौवां कारक है हमारा आर्द्रता, आर्द्रता ऐसी कोई वर्षा आर्द्रता है। और तापमान ये एक दूसरे के विपरीत क्रम होते हैं, जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर जो आर्द्रता है वो कम होगी और जहां पर आर्द्रता अधिक होगी वहां पर तापमान कम होगा। तो यह इसका व्युत्क्रम भी है कि तापमान जहां पर अधिक होगा वहां पर आर्द्रता कम होगी उस स्थान पर, और जहां पर आर्द्रता अधिक होगी वहां पर तापमान है टेम्परेचर है वह अधिक होगा। तो यह जो मुख्य कारक थे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक उनके बारे में हो गया कि जलवायु के जो मुख्य कारक है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारक है वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु को आधार मानकर कितने भागों में राजस्थान की जलवायु को वर्गीकृत किया गया है। तो राजस्थान की जलवायु को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो सॉरी ऋतुओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो कौन कौन सी है, एक तो ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु के बाद में आती है शरद ऋतु या सर्दी ऋतु, शरद ऋतु। ये 3 जो ऋतु है वो जलवायु का आधार पर राजस्थान में बांटी गई है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, ये 3 ऋतुएं होती हैं। जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो होती है मध्य मार्च से मध्य जून तक, मार्च से मध्य जून तक। और जो वर्षा ऋतु होती है वो होती है जून से मध्य सितंबर तक, मध्य जून से मध्य सितंबर तक। और जो शरद ऋतु होती है वो होती है दिसंबर से जनवरी के लगभग, कहीं जनवरी या फरवरी मिल सकता है, कहीं कहीं जनवरी या फरवरी, कहीं कहीं पर जो शरद ऋतु है वो अक्टूबर से मिल सकता है कि मध्य अक्टूबर से फरवरी तक शरद ऋतु होती है। और जो वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के बीच में अर्थात सितंबर से नवंबर के बीच में 2 महीने बच गए, एक तो अक्टूबर और एक नवंबर। अक्टूबर नवंबर महीनों में मानसून वापस लौटता है, अर्थात यहाँ पर मानसून प्रत्यावर्तन की क्रिया होती है, अर्थात
यहाँ पर ऐसे कहेंगे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के बीच में जो 2 मंथ आते हैं अर्थात सितंबर और दिसंबर, अक्टूबर नवंबर जो महीने आते हैं वहां पर मानसून वापस लौटता है, जिसे कहते हैं मानसून प्रत्यावर्तन क्रिया। तो इसके बीच में आता है। तो यह हो गया ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। और इसका मुख्य कि इसका जो अधिकांश टाइम होता है वो कौन कौन से महीनों में होता है। तो ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु है, इनके बारे में जो नॉर्मल क्वेश्चन उसके बारे में देखते हैं। इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस प्रकार से नॉर्मल है कि जो सबसे गर्म जिला है, सबसे गर्म जिला वो है चूरू। सबसे जो गर्म स्थान है वो है फलोदी। और जो सबसे गर्म महीना है वो है जून। ये नॉर्मल है, डायरेक्ट ही पूछे जा सकते हैं कि सबसे गर्म जिला कौन सा है, सबसे गर्म स्थान कौन सा है, सबसे गर्म महीना कौन सा है। उसी प्रकार वर्षा ऋतु देखें तो जहां सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है वो है झालावाड़। जो सर्वाधिक जहां स्थान पर वर्षा होती है वो है माउंट आबू। और जो महीना है वो है अगस्त, जिसको हम हमारे जो हिंदी महीनों में देखें तो सावन का महीना बोलते हैं, सावन का महीना। शरद ऋतु में देखें तो सर्वाधिक जो जिला है जहां पर ठंड पड़ती है वो है चूरू। जो स्थान है वो है माउंट आबू। और जो महीना है वो है जनवरी। ये जो ऋतु है उनके बारे में नॉर्मल हो गया कि सर्वाधिक गर्म जिला और यहाँ पर सर्वाधिक ठंडा जिला भी जो होता है वो चूरू होता है। किस प्रकार से होता है कि ऐसे है कि जिसको हम जो चूरू जिला है इसके जो वर्गीकरण है, ये सबसे ठंडा भी जिला है और सबसे गर्म भी जिला है। तो इसका जो कारण है वो है वनस्पति। जैसे कहेंगे वनस्पति है वह भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। हमने जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े उनमें एक वनस्पति भी आती है कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला जो कारक है वह वनस्पति भी है। वो किस प्रकार से है कि चूरू जिले के ऊपर हम देखते हैं कि चूरू जिला सबसे गर्म भी है और सबसे ठंडा भी है। जो चीज जितनी जल्दी गर्म होती है वह चीज उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है। तो जो चूरू जिले है यहाँ पर वनस्पति थार के मरुस्थल से कम पाई जाती है। वैसे देखिए थार के मरुस्थल में गर्मी अधिक होनी चाहिए, लेकिन चूरू जिले में सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर वनस्पति है यह बहुत ही कम होती है। मतलब कि थार का मरुस्थल से भी कम जो वनस्पति है चूरू जिले में पाई जाती है। इसलिए यह सर्वाधिक गर्म स्थान है, वो सर्वाधिक गर्म जिला है। और सर्वाधिक गर्म जिला होने के कारण ही यह सर्वाधिक ठंडा भी जिला है। तो यह हो गया हमारे जो ऋतु है उसके बारे में नॉर्मल जानकारी। और यहाँ पर जो एक देखें बात कि आर्द्रता, हमने आर्द्रता बारे में पढ़ा था, तापमान और आर्द्रता। तो यहीं पर देखते हैं कि राजस्थान में सबसे आर्द्र मतलब कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना और सर्वाधिक न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना। तो सर्वाधिक जो आर्द्रता वाला महीना होता है वह वर्षा के टाइम में होगा और सर्वाधिक वर्षा होती है अगस्त महीने में। तो जो सर्वाधिक आर्द्रता वाला है वो है अगस्त। दूसरा देखें कि न्यूनतम आर्द्रता कब होगी, तो डायरेक्ट सब ऐसे नहीं, जब अधिक गर्मी होगी जब वहीं पर अधिक जो न्यूनतम जो आर्द्रता वो अधिक गर्मी वाले महीने में होगी, अर्थात अधिकतर का ऑप्शन तो जून आएगा। लेकिन वह गलत है। क्यों? क्योंकि जो जून का महीना है इसमें गर्मी अधिक पड़ती है, लेकिन आर्द्रता किस टाइम होती है, तो आर्द्रता जो सर्वाधिक न्यूनतम होती है वो होती है अप्रैल महीने में। अप्रैल महीने में जो सर्वाधिक आर्द्रता है वह सर्वाधिक आर्द्रता तो अगस्त महीने में होती है और न्यूनतम आर्द्रता होती है वह होती है अप्रैल महीने में। तो ये नॉर्मल जानकारी हो गई कि राजस्थान की जो ऋतु है वो कितने हैं, कितने प्रकार की है। तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, और जो है कि बीच में एक मौसम आता है जिसे कहते हैं मानसून प्रत्यावर्तन का समय। अक्टूबर और नवंबर के महीने में मानसून प्रत्यावर्तन अर्थात मानसून वापस लौटता है। तो यहाँ वर्षा और शरद ऋतु के बीच में एक टाइम हो जाता है मानसून प्रत्यावर्तन का समय। तो यह नॉर्मल होगी। इन जो ये है जैसे चूरू, फलोदी, जून, ये जो है वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो किस जिले में होती है, तो झालावाड़ जिला है। या ऐसे नहीं, सर्वाधिक जो ठंडा महीना है वो कौन सा है, वो जनवरी महीना है। सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, वो फलोदी है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर्वाधिक आर्द्रता, उस न्यूनतम आर्द्रता वाले भी डायरेक्ट में जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना अगस्त है और न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना है वो अप्रैल है। और वनस्पति को भी इसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट चूरू जिले के संदर्भ में कि चूरू जिले का जो वो अत्यधिक
थार के मरुस्थल है उससे भी अत्यधिक गर्म है वो चूरू जिला होता है। क्यों होता है? तो यहाँ पर थार के मरुस्थल से भी कम वनस्पति पाई जाती है, अर्थात जो वनस्पति है वह भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। तो यह हमारा जो था ऋतु के बारे में नॉर्मल जो जानकारी थी वो हो गई। तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जो ऋतु है इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये ऋतु कहाँ से है। वर्षा ऋतु है, इसमें जो मानसून आता है राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है अरब सागर से, वो किस प्रकार से आता है, तो ये हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल भास्कर क्लास को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।